नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग दिल्ली में बैठकर महामंथन कर रहे हैं चाय पर समीक्षा वाली, जो हम लोग राजनीतिक की दुनिया से जुड़ी खबरों पर चर्चा करते हैं, इनसाइड स्टोरी डिस्कस करते हैं कि आखिर इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन इसी दिल्ली में, पहले तो बिहार में पूरा मंथन हुआ, अब दिल्ली में मंथन हो रहा है। और जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दौरान भी सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में असमंजस की स्थिति है। कभी होता है सीट फाइनल हो गया है, तब तक दूसरा दल आके कहता है कि नहीं नहीं, कोई फाइनल नहीं हुआ है। चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ रूठने और मनाने का सिलसिला जारी है। और सबसे इत्मीनान वाली पार्टी अगर देखें तो नीतीश कुमार की लग रही है। उसने अपनी सीट्स ले ली है बीजेपी से पहले ही डील करके, जो कहा जा रहा है। जी। उसके बाद सारा सिरदर्द बीजेपी के माथे थोप दिया है कि भाई आप जानो, आप कैसे किसको क्या मैनेज कर रहे हो। और कहा जा रहा है कि उसने अपने सैंपल भी देने शुरू कर दिए हैं। और हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तब तक कई लोगों को सैंपल मिल भी गया हो जेडीयू का। लेकिन बाकी बीजेपी का तो आज यानी रविवार को बैठक होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसके बाद टिकट का बंटवारा होगा। उधर कांग्रेस आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मुकेश सहनी नाराज हो गए हैं। तो इतनी जल्दी ये मामला निपटने वाला लग नहीं रहा है। और चुनाव चूंकि ऐलान हुआ, ऐलान के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, तो इसलिए राजनीतिक दलों के पास समय भी बहुत कम है। जी, समय बहुत कम है और दूसरा बात क्या है कि अगर आप हाल की राजनीति देखें, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था उसके बाद की राजनीति को देखें, दोनों गठबंधनों को ले लें, जो एनडीए है या जो इंडिया गठबंधन है। अब आप देखिए कि ये जो इस समय जो उठापटक चल रही है बिहार में, दोनों गठबंधनों में देखने को दोनों मिल रही है। गठबंधनों में अब एक चीज़ आप देखिए कि एनडीए वाले क्या कहते हैं कि भई हमारे को चाहे कोई भी घटक हो, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पे हमें विश्वास है और हम देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है बिहार में कि भैया मुझे इतनी सीट नहीं मिली तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, मुझे इतनी सीट नहीं मिली तो मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो यानी कि सत्ता स्वार्थ एनडीए के घटक दलों के जो बीच है, वो सामने आ रहा है। वहीं अगर हम विपक्षी गठबंधन की तरफ नज़र डालें, वो कहते हैं भई हम तो संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिए कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं या आप अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार में, ये देखने में आ रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश में किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं या नाराज़गी जो है वो सार्वजनिक हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि सत्ता जो स्वार्थ है ना, वो हावी है दोनों गठबंधनों में। एक आपको वाकया बता देता हूं कि शुक्रवार या गुरुवार को कांग्रेस के 3 पर्यवेक्षक, भूपेश बघेल और जादूगर अशोक गहलोत और अधीर रंजन चौधरी पटना पहुंचे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नीतीश कुमार के 20 साल को लेकर एक तरीके से श्वेत पत्र जो सभी विपक्ष जारी करते हैं, उन्होंने जारी किया। उसके बाद उनकी मुलाकात पहले से ऑलरेडी तय थी कि लालू यादव के आवास पर जाएंगे, तेजस्वी और लालू यादव राबड़ी देवी से मुलाकात होगी। लेकिन इस मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि तेजस्वी यादव क्या महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे। तीनों पर्यवेक्षकों के पास जवाब नहीं था। कोई कह रहा है कि आलाकमान, अशोक गहलोत ने बोला कि आलाकमान तय करेगा। वही अशोक गहलोत जो आलाकमान की बात नहीं माने और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने, वो कह रहे हैं कि आलाकमान तय करेगा। तो ऐसे ऐसे बातें हो रही हैं। सर, एक चीज और आपको इसमें है कि जो महागठबंधन के घटक दल है, उनकी डिमांड अगर तेजस्वी यादव पूरी करने लगे तो आरजेडी, जिनके कंधों पर सभी दल वहां सवार हैं, वो 100 सीटों से नीचे उसको लड़ना पड़ेगा। वही हाल बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी 100 से नीचे आना नहीं चाहती है और बीजेपी को ही सभी दलों को एक तरीके से खुश करना है। तो बीजेपी के लिए भी सिरदर्द यही है। बिल्कुल। और देखिए, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में जैसी स्थिति हमने देखा था महाराष्ट्र में जब आई थी, जब वहाँ पर अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ बीजेपी को सीटों को बंटवारा करना था, तो कई सीटों पर पेच फंस रहा था, जो कि अमित शाह के आवास पर मुद्दा सुलझाया गया था। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि अंत में अभी सब जो पर्यवेक्षक हैं बीजेपी के या प्रभारी हैं, ये सब देख रहे हैं, मुद्दों को सुलझा रहे हैं। चिराग पासवान से कितनी बार जाकर वो नित्यानंद राय पारिवारिक संबंध है, इस वजह से नित्यानंद राय को जिम्मेदारी दी गई थी। जी, तो कई लोग नेता एक बार नहीं, दर्जन बार जा रहे हैं नेताओं के घर मनाने के लिए, समझाने के लिए।
लेकिन मुझे लगता है कि अंत में आखिरकार एक मीटिंग होगी अमित शाह की और उसमें सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हाँ, 4 बजे उसमें शनिवार 4 बजे तक मीटिंग नहीं हुई है। अमित जी, शाह जी, की एंट्री नहीं हुई है, ना ही जेपी नड्डा की एंट्री जी। हुई है। तो वो जो लास्ट वाला जो माहौल है, वो ही सब कुछ तय कर देगा और मुझे लगता है कि बीजेपी जैसा आप भी कह रहे हैं कि 100 से नीचे तो बीजेपी कतई नहीं लड़ेगी। हो सकता है कि जेडीयू से 1 सीट फालतू या 1 सीट कम हो जाए। हुँ, लेकिन ये बात सही है कि जेडीयू की तरफ से कह दिया गया है कि चाहे आप मांझी हो, चाहे कुशवाहा या हो या कुशवाहा हो, फिर चाहे चिराग पासवान हो, हुँ, ये जो हमने आपके लिए अपनी जो 100, 101 या 102 सीटें अपनी ले ली हैं, बाकी जो है बची हुई, उसमें से आप कितनी लड़ते हैं आप जानें, बाकी किसको कितनी देते हैं हुँ। वो देखें। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन किसी से नहीं है आपके अलावा। जी, तो ये देखिए और ये जो छोटे दल हैं, चाहे वो मांझी की पार्टी हो, चिराग पासवान की हुँ, पार्टी हो या कुशवाहा हो, इनके समक्ष भी क्या है ये इनकी जो अगर आप राजनीतिक देखेंगे इनकी जो यात्रा है, वो सारी की सारी प्रेशर पॉलिटिक्स की रही है। अभी ये प्रेशर बना रहे हैं कि चिराग पासवान की भई मुझे बिहार में 40 सीटें चाहिए। हुँ, अगर 40 में से अगर मान लीजिए वो 15 पे मान जाते हैं, तो 15 पे मानेंगे तो यानी कि वो कोई एक पद केंद्र में और ले सकते हैं, तो उस पर डील फाइनल वो चाह रहे हैं कि कोई मेरे सामने ये मालदार प्रस्ताव रखे। मंत्रालय चाह रहे हैं वो। हाँ, तो वो कोई मेरे सामने प्रस्ताव रखे ये बात कि ठीक हाँ, है, यहाँ नहीं तो मैं वहाँ। हुँ, ऐसे ही कुशवाहा हैं, कुशवाहा भी केंद्र में वापस मंत्री बनना चाह रहे हैं। तो अभी वो सीधा 20 से डिमांड शुरू कर रहे हैं। 20 से वो हो सकता है वो 2 पे या 3 पे या 5 पे मान जाएँ। लेकिन वो बोलेंगे ठीक है भई मेरे को जो मैं एमओएस था हुँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट था केंद्र में तो मेरे को फिर से बना दीजिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। वो जितना मतलब बातचीत कहाँ पे किन शर्तों पे खत्म होती है, कहाँ पर क्या सहमति बनती है, तो ये इनकी राजनीति ही ऐसी है, चाहे वो कुशवाहा हो, मांझी हो, चिराग हुँ, पासवान हो, उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान, इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है। तो वही वो दोहराया जा रहा है बिहार में चुनाव से पहले जो हम हर बार ही देखते हैं। जहाँ तक बात अगर महागठबंधन की है, हुँ, तो वहाँ भी जो घटक हैं, जो सहनी की बात कर लीजिए आप या कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस ने हमेशा से आरजेडी पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें देने का दबाव बनाया है। और अगर उन्होंने ज़्यादा सीटें ली हैं, तो उसका नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ा है। आरजेडी इस बात को समझ रही है हुँ, कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने का मतलब है कि सत्ता से दूर रहने का मतलब एक तरह से गारंटी तय कर लेना। क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं पाती है, हुँ, ज़्यादा सीटें वो ठीक है कि ले लेते हैं लेकिन लेकिन चुनाव नहीं लड़ पाते हुँ, हैं। और ऐसे ही या फिर उनके उम्मीदवार भग जाते हैं या उनके विधायक भग जाते हैं। हुँ, ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एआईएम-आईएम आ गई है, आम आदमी हुँ, पार्टी आ गई है, प्रशांत किशोर की पार्टी आ गई है, तो इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ध्रुवीय दिख रहा है फिलहाल तो। लेकिन नामांकन के बाद असली तस्वीर सामने आएगी। मुद्दे जो हैं, जो असल मुद्दे हैं, वो चुनाव से गायब हो चुके हैं। हुँ, कोई दल उस पर बात नहीं कर रहा है। ये देखना होगा कि मैनिफेस्टो में कौन क्या चीज़ लाता है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया कि भई हम हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन बिहार के जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से अगर हम कह सकते हैं कि भई ठीक है कि उतने सबल गाँव में लोग नहीं हैं, लेकिन गाँव का आदमी भी इतनी राजनीतिक समझ रखता है, इतनी सामाजिक समझ रखता है कि ये जो वादा किया जा रहा है ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पहले तो आप इतने पद कहाँ से सृजित करेंगे? बिहार की जो आबादी है उसके हिसाब से क्या उतने पद सृजित हो जाएँगे? क्या एक परिवार को सरकारी नौकरी देने लायक उनके पास राजस्व कहाँ से आएगा उनके पास? तो ये दिखाता है कि ये इस तरीके का वादा वही व्यक्ति कर सकता है जिसको राज्य की अर्थव्यवस्था का, हुँ। राज्य के जो खर्चे हैं, राज्य की जो आय है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस सिर्फ़ मेरे को एक नहीं, घोषणा कर देनी आप है। देखिए ना, आप मतलब ये ऐसा ऐलान है, ना इसके लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत है, ना किसी जी, आरक्षण की ज़रूरत है। जी, आप मतलब एक घर में आप पैदा हो गए हो, आपको नौकरी मिलेगी। जी, आप कुछ भी नहीं करो, आप सोए रहो, आपको नौकरी मिल जाएगी। जी, ये तो वही बात हो गया ना जी। कि हर घर को एक चाँद पे 4 कट्ठा ज़मीन मिल जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। तो कुछ वैसा ही ऐलान है। जी, बिल्कुल एक तरह से इसको कह सकते हैं यही होती है असली जुमलेबाज़ी कि इस तरीके का वादा कर दें। हुँ। लेकिन वो कहाँ से पैसा हो कहाँ से सकता है आएगा? मनरेगा जैसा कोई योजना लाया जाए और कहा जाए कि यही तो नौकरी हम बोल रहे थे। जी, जी। तो और 20 दिनों में काम कर दिखाएँगे। तो ये ठीक है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को शायद फ़ॉलो करते होंगे। आप उनको उन्होंने कहा था मैं 24 घंटे में रशिया-यूक्रेन युद्ध रुकवा दूँगा, तो ऐसा ही कोई वो हुँ। वादा करके तेजस्वी यादव शायद वो चाह रहे हैं कि इस बार हम भी मैदान मार लें। लेकिन जनता समझती है, ये इतना आसान नहीं है और ख़ास तौर पर जनता जो बिहार की जो आधी जनता है, यानी कि आधी आबादी है, वो तो सब कुछ जानती है। उन्होंने वो अत्याचार देखे हैं, उन्होंने वो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उनकी जो दयनीय स्थिति थी, आज हुँ। से 15-20 साल पहले बिहार में,
वो दौर वो भूली नहीं है। बेशक से उनके साथ वो चीज़ ना गुज़री हो, लेकिन उनकी माएँ, उनकी दादियाँ उनको सब कुछ बताती रही हैं, तो उनको पता है कि वो 15-20 साल पहले की क्या स्थिति थी। वो उस दौर में लौटना नहीं चाहती हैं। वो उस दौर में लौटना नहीं चाहती हैं कि जब पति शराब पीकर घर में हिंसा करता था, उनके पैसे भी छीन लेता था महिलाओं से, तो वो उस माहौल से मुक्ति पा चुकी हैं, उस माहौल में कतई नहीं जाना चाहेंगी। तो ये देखिए बहुत आसान होता है कि हम जैसे आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में जाके वादा कर दिया था कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन लोग जानते हैं कि ये जो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, वो पहले क्या थी, अब क्या थी? पहले बिल्कुल। दंगे होते थे, अब दंगे नहीं होते थे। पहले बिहार में आप रात को कहीं निकलते थे तो लूट लिया जाता था। रात को नहीं सर, किडनैपिंग 5 बजे के बाद, शाम जी, के 5 बजे के बाद। किडनैपिंग एक धंधा बन चुकी थी, तो वो सब चीज़ें अगर नहीं है आज, तो लोग उसको ठीक है कि आपकी सड़क पे गड्ढा हो सकता है, लेकिन आप अपने घर सकुशल पहुँच जाएँगे, ये तो सुनिश्चित हुआ है। कम से कम नीतीश के राज में कानून व्यवस्था तो सुदृढ़ हुई है, तो ये लोग भूलते नहीं है। इस चीज़ पर ही मुझे लगता है वोट पड़ेगा, और हम भी बिहार में बहुत घूमे हैं और इस बात को जानते समझते हैं कि जो फ्री की जो चीज़ें हैं, वो ठीक है कि एक हद तक काम करती हैं। लेकिन असल बात आती है कि वो आप कितना ये माहौल जो है, आप उस माहौल में ही जीना चाहते हैं कि ठीक है भई मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी रात को आ जा सकती हूँ, कहीं भी मेरे को कोई छेड़ेगा या मुझे कोई परेशान करेगा, मैं पुलिस के पास जाऊँगी, कंप्लेंट होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर ये विश्वास है, तो उस विश्वास के बल पर मुझे लगता है कि शायद नीतीश के लिए यही प्लस पॉइंट है, और इसीलिए आपने कहा कि जेडीयू बड़ी शांत है, बहुत आराम से है। तो आप देखिए कि नीतीश भी आराम से चैन से बैठे हैं, क्योंकि उनको अपने काम पर भरोसा है। उनको उस आधी आबादी पर भरोसा है। बिल्कुल। वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं, कोई उनकी राजनीतिक हलचल नहीं दिख रही है, कोई अपनी उपलब्धियां तक नहीं बता रहे हैं वो, है ना? वो शांत है क्योंकि उनको उस आधी आबादी पर भरोसा हाँ, है। उनको ये भी पता है कि मैनेजमेंट मेरा चुनाव का बीजेपी भी कर देगी। बीजेपी कर देगी, हाँ। वो अपना 100 सीट निकालेंगे, तो हमारी भी साथ-साथ निकल जाएगी। बिल्कुल। और बिहार और उत्तर प्रदेश का एक समीकरण ऐसा है कि अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, इनको अगर चुनाव जीतना है तो अपने कार्यकर्ताओं पर तो लगाम लगाना होगा, खास करके सोशल मीडिया के ज़माने में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए कि जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है ना, वो जोश में आ जाते हैं, और ये बात आपने सही कही कि बिहार में हरा गमछा, उत्तर प्रदेश में लाल गमछा। जी, जी, बिल्कुल। और वो और जब ये हमने शायद इस कार्यक्रम में पहले भी ज़िक्र किया था कि हम समाजवादी पार्टी की एक रैली को कवर कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो जब वो एक जुलूस सा था वो गुजरा, तो उसको देखने वाले जो लोग खड़े थे, उन सबके मोबाइल गायब थे। तो वो उस जुलूस में जो लोग चलते हैं, वो एक ऐसी छवि उस एरिया में पैदा कर जाते हैं जहाँ से वो गुजरते हैं कि अगर ये आए, तो फिर वही लूट-खसोट का दौर शुरू होगा। तो ये एक हम बार-बार वही बात कर रहे हैं कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, लोग नहीं चाहते कि वो बिगड़े। लोग चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सुरक्षित रूप से चलता रहे। जो जीवन की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए सुविधा से सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो व्यक्ति सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा महत्व देता है, सुरक्षा को। ठीक है कि वो उसकी आजीविका कितनी है, उसका रहन-सहन कैसा है, वो एक सेकेंडरी चीज़ है, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि इस पर वोट पड़ेगा बिहार में। बिल्कुल। और दिल्ली का मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन 2020 में नीतीश के प्रति थोड़ा बहुत गुस्सा ज़रूर था, और उस समय तेजस्वी सरकार बनाने से चूक गए, लेकिन इस बार नीतीश के प्रति एक सिंपैथी या गुस्सा नहीं है। और ये बात बार-बार लोगों का ज़हन में रहता है कि हम अगर सुरक्षित जी रहे हैं और सुरक्षित हैं, और जो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, सड़कें अच्छी हैं, बिजली मिल रही है, शौचालय घर तक पहुँचा है, और कोई मतलब बिना किसी कटौती के राशन भी मिल जाता है जो केंद्र सरकार देती है। तो और जो सुविधाएं, जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी, उसको 10,000 रुपये दिया गया, बाकी फ्री बिजली वगैरह दिया गया। तो एक तरीके से नीतीश कुमार ने उसको कंट्रोल किया है, और इसलिए थोड़ा सा नीतीश कुमार इस वक्त ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाई दे रहे हैं, आज से 2-3 महीने पहले जिस कंडीशन में थे उसकी तुलना में। जी, और आप देखिएगा कि जो पिछला मैंडेट था बिहार में एनडीए के पास, शायद ये उससे आगे जाएँगे। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इसका उदाहरण महाराष्ट्र ने दिया है, इसका उदाहरण हरियाणा ने दिया है। लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि ठीक है कि यहाँ पे इंडिया ब्लॉक का अच्छा प्रदर्शन, चाहे बिहार की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, ठीक-ठाक प्रदर्शन रहा था। उनका पहले की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन आप महाराष्ट्र और हरियाणा में देखिए, विधानसभा चुनाव हुए, तो एक तो एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया, दूसरा जनता ये जान चुकी है कि उस समय संविधान को लेकर कि संविधान पर अटैक करेगी बीजेपी, अगर 400 मिल गई इनको सीटें, तो वो एक लोगों के पता लग गया कि ये सिर्फ एक चुनावी साजिश थी कि किस तरीके से बीजेपी के चुनावी रथ को रोका जाए, विजय रथ को रोका जाए। तो लोगों को समझ में आ चुका है।
हरियाणा की जनता ने जहां लग रहा था कि बीजेपी शायद सिंगल डिजिट में सिमट जाएगी, वहां पर स्पष्ट बहुमत दे दिया। महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी विजय दे दी। तो ये ऐसा ही बिहार में भी इस बार होने जा रहा है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है और लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई विधानसभा चुनाव में हो जाएगी एनडीए को। बिल्कुल। राहुल गांधी आ गए हैं क्या दिल्ली? देखिए, ये तो शायद सीआरपीएफ वाले भी नहीं जानते होंगे क्योंकि वो उनको भी बता कर नहीं जाते हैं। और चुनाव से ठीक पहले गायब हो जाना, जब आपकी गठबंधन की वार्ताएं चल रही हैं, जब इतना सब कुछ चल रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, चुनावी मुद्दे तय करने हैं, क्या आपको विषय वहां पर उठाने हैं, कौन नेतृत्व करेगा, प्रचार सामग्री कैसी होगी, प्रचार का जो मुख्य बिंदु है वो क्या रहेगा, ये सब चीजें जब तय करनी है तब। और ऐसा अभी नहीं है, हर चुनाव से पहले राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। शायद कोई परिपाटी सी बन गई है कांग्रेस में, ऐसा लगता है। अच्छा, मायावती ने कितने सालों बाद रैली किया इस बार, और उस रैली से जो निकल के आया वो यही आया कि समाजवादी पार्टी पर तो वो हमलावर रही, लेकिन बीजेपी को संजीवनी देने की उन्होंने कोशिश भी किया। जी, देखिए, ये तो रैली थी, ये तो काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर ये रैली हुई है। और ये हमेशा वैसे नोएडा में ही ये लोग कार्यक्रम आयोजित करते थे। इस बार लखनऊ गए क्योंकि काफ़ी समय से, आप सही कह रहे हैं कि मेरे को लगता है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली रैली होगी उनकी, मायावती की। रैली भी अच्छी खासी थी, भीड़-भाड़ भी अच्छी खासी जुटी। लेकिन ये जो भीड़-भाड़ जुटी है, क्या ये वोटों में तब्दील होगी, ये तो खैर समय बताएगा। लेकिन अगर हम मायावती के भाषण का विश्लेषण करें तो उन्होंने जो वोट बैंक, जो बसपा का जो कोर वोट बैंक था, चाहे वो जाटव थे, पासी थे, या जो और पिछड़े तबका जो और था, जो अब उनसे छिटक चुका है, जो कि अभी लोकसभा चुनाव में सपा के पास गया। वो चाह रही हैं, क्योंकि सपा पर अटैक किया उन्होंने ज़्यादातर, वो चाह रही हैं कि वो जो वहाँ चले गए हैं वो वापस मेरे पास आएँ। और वो अगर वापस नहीं आ रहे हैं तो उनको एक संदेश भी दिया योगी गवर्नमेंट की तारीफ करके कि आप वहाँ जाएँ। तो ये संदेश की राजनीति मायावती हाल के कुछ वर्षों से कर रही हैं, जो कि उन्होंने इस रैली के माध्यम से भी किया है। और जिस तरीके से वो चाहे कांग्रेस पर हमलावर रहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के असम्मान को लेकर कि किस तरीके से कांग्रेस ने उनके साथ बर्ताव किया था, या सपा जो पीडीए की जो राजनीति कर रही है वो सिर्फ दिखावे की राजनीति है। उसका जब वो सत्ता में रहती है तब वो पिछड़े तबकों को कुछ भी उनके लिए कुछ सहूलियत नहीं देती, और जब विपक्ष में आती है तो उनकी बात करती है, उनके हितों की बात करती है। तो उसके जो दोहरे चरित्र को मायावती ने उजागर किया और बीजेपी गवर्नमेंट की तारीफ करी। बीजेपी गवर्नमेंट की भले ही एक मुद्दे के लिए तारीफ करी हो उन्होंने, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि उन्होंने किसी भी मुद्दे को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करी। बिल्कुल। तो और आलोचना नहीं करी और एक मुद्दे को लेकर तारीफ कर दी। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि बीजेपी के साथ उनके जो संबंध हैं वो सहज हैं। बीजेपी को वो मैसेज दे रही है कि मैं शत्रु नहीं हूँ। और जैसा कि उन पर पहले भी आरोप लगता रहा है कि वहां पर वो स्ट्रांग कैंडिडेट उतार देती हैं, जहां पर कि बीजेपी का मामला फंस रहा हो तो वो वोटों का बिखरा हो जाता है, बीजेपी को वहां फायदा हो जाता है, जैसा हमने आजमगढ़ के संसदीय उपचुनाव में देखा भी था। बिल्कुल। तो ये मैसेज भी दिया उन्होंने बीजेपी को, और उनके खिलाफ कई सारे केस भी हैं, तो चाहती भी होंगी वो कि थोड़ा सा मामला स्लो चले, ताकि उनकी पार्टी चलती रहे, उनकी पार्टी भी स्लो चलती रहे, तो सबको फायदा होता है। तो मायावती ने इस रैली के माध्यम से कई सारी चीज़ें रखी हैं अपने वोटरों के सामने। क्या उनका वोटर वापस आएगा? और वोटर तभी वापस आता है, देखिए, ये ठीक है कि एक निष्ठा मायावती के प्रति हो सकती है, मायावती के नेतृत्व के प्रति, उनकी नीतियों के प्रति, उनकी सोच के प्रति, लेकिन कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में वो वापस अगर किसी पार्टी से आ गया है, इधर से उधर चला गया है, तो वो तभी आता है जब उसको लगता है कि हाँ, पार्टी में जीतने की क्षमता है, या पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है, या उसको, देखिए, आज के दौर में हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय है सोशल मीडिया के इस युग में। वो जान रहा है कि वो तो बैकग्राउंड में उसको सपोर्ट कर रही हैं और मेरे को कह रही हैं कि मैं इसको वोट दूं, ये चल क्या रहा है, तो मैं तो फिर वहीं रहता हूं। तो ये जो आज के जो नेता हैं वो समझते हैं ना कि जनता बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता सब कुछ जानती है। तो इसलिए वोटर जो चला गया है वो तभी लौट कर आएगा जब उसको लगेगा कि हाँ, आप में वो कुव्वत है, आप लड़ने की कोशिश कर रही हैं, आप जीतने की कोशिश कर रही हैं, आपके इरादे नेक हैं, और आप मतलब जैसे कैरम बोर्ड में हम खेलते हैं ना कि ठीक है, सीधा नहीं जाके ऐसे करके ऐसे गोटी कर दी, तो आप ये सब नहीं काम कर रही हैं, सीधा आप खेल रहे हैं, तो तभी वोटर लौटता है। इसलिए मायावती के इस आह्वान का, इस रैली का
उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर और बसपा के कोर वोट बैंक जो पहले रहा था उस पर कोई असर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। नहीं, लेकिन सर ये तो है ना कि मायावती का एक वोट बैंक है जी। और उनको फॉलो करने वाले एक लोग हैं। जी भले ही वोट आज वो दे रहे हो ना दे रहे हो, उन जी। तक संदेश तो उनका पहुंच जाएगा जी। क्योंकि वो फॉलो कर रहे होते जी, हैं। बिल्कुल हम वही कह रहे हैं कि अब आप उनका जो उनके प्रति निष्ठा है, मायावती को सुनते हैं, मायावती बोलती हैं या उनके सोशल मीडिया पर उनके बयान को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव था, उसमें बसपा 12% पर आ गई थी, जो कि अब तक का उसका सबसे निचला प्रदर्शन था। लोकसभा में भी उसका हाल बुरा रहा था, एक भी बिल्कुल। सीट उनके पास आई नहीं है। तो ये दिखाता है कि वोट तो उनको ठीक है कि जो बिल्कुल एकदम कट्टर हैं कि भाई हम तो कहीं जाएँगे नहीं, हम तो आँख बंद करके सिर्फ वही वोट डाल के आएँगे हाथी पर। तो वही वोट उनको मिल रहे हैं अभी। उस वोट से जो छिटक गए हैं उनको भी साथ लाना है, लेकिन उसके लिए संगठनात्मक क्षमता चाहिए। हाँ, संगठनात्मक क्षमता उनके पास है नहीं, या तो मायावती हैं या फिर वो आकाश हैं। तीसरे नेता वो जो आकाश बाहर अंदर होते रहते वो हैं। अंदर बाहर होते रहते हैं, वो कभी बुआ जी उनसे नाराज हो जाती हैं, कभी बुआ जी उनसे खुश हो जाती हैं। तीसरा कोई नाम ऐसा है नहीं, जो भी आप किसी से पूछ लीजिए कि कोई तीसरा व्यक्ति सतीश चंद्र मिश्रा जी भी थे तो वो भी साइड में ही हैं, वो भी अभी रैली में ही दिखाई दिए। तो तीसरा कोई दिखे ऐसा थे वो? हाँ, दिखे थे जी। तो तीसरा ऐसा कोई नाम नहीं है जो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति से आप पूछ लें कि बसपा का तीसरा नेता कौन है, तो नहीं बता पाएगा कोई। तो जब तक नेताओं का नाम नहीं पता होगा, नेताओं का काम नहीं दिखेगा, तब तक कोई कैसे जुड़ जाएगा? तो संगठनात्मक क्षमता आपके पास नहीं है, तो आप बने रहिए, खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप खुद ही अपनी पार्टी घर में रखिए, झंडा आपके पास घर पे ही है। तो जगह-जगह, घर-घर तभी फहराएगा जब संगठन आपका खड़ा होगा। संगठन खड़ा करने के लिए आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आप को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको मेहनत करते ही लोग देखेंगे तो लोग जरूर जुड़ेंगे आपके साथ। लेकिन सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी मतलब किस तरीके का बयान देती हैं, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि कभी-कभी ना मैं उनके बयानों को हाल में उन्होंने जो दिया, मुझे ऐसा लगा कि 2017-18 के आसपास में महबूबा मुफ्ती भी कुछ ऐसा ही बयान दिया करती थी। जी। जो आजकल देखा जाए तो ममता बनर्जी दे रही हैं, आग से खेलने के जैसा होगा, दंगे हो सकते हैं। जी। एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है जी। और पूर्ण राज्य की मुख्यमंत्री हैं, जी। उनको अगर जो न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उससे क्या दिक्कत है? जी, बिल्कुल देखिए सही कह रहे हैं आप, और ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि बंगाल किस दिशा में जा रहा है। वो बंगाल के ही मुख्यमंत्री है ना, बिल्कुल, जो इस देश का एक राज्य है। जी, बिल्कुल बंगाल की ही मुख्यमंत्री हैं, निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है। संविधान की शपथ लेते हुए और अपना ऑफिस में पदभार संभालते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया था, और ये संविधान की बाध्यता है कि आप ऑफिस संभाल रहे हैं तो आपके पास लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा या दंगे हो सकते हैं, आग लग जाएगी टाइप के इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो दिखाता है कि क्या आप मैसेज दे रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या आप मैसेज दे रहे हैं क्या किसी को? बंगाल जिसका अब रक्त रंजित इतिहास हो चुका है, वहाँ की राजनीति रक्त चरित्र वाली हो चुकी है, सांसद विधायक नहीं बच रहे हैं। मतलब चुनाव का जो दौर होता है, वहां पर तो राजनीतिक हिंसा, चलिए एक बार को मान लिया कि चलो चुनाव में वहां पर राजनीति में हिंसा होती है, जीत के जुलूस में बम विस्फोट हो रहे हैं। खामों का बिहार यूपी बदनाम है। जीत के जुलूस में बम विस्फोट हो जाते हैं, एक बच्ची मर जाती है। ये दिखाता है कि मतलब क्या वहां पर तो मतलब एक तरह से बिना कोर्ट के हस्तक्षेप का पंचायत चुनाव तक नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से, और वहां पर जो हत्याएं होती हैं उसमें जो निर्ममता जो आती है, मैं ऐसे बहुत सारे राजनीतिक हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिला हूं। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस तरीके की हिंसा, मतलब तालिबानी स्टाइल में लोग मार देते हैं। एक व्यक्ति की विधवा से मैं मिला, उसने बताया कि उसके पति सैलून में बाल कटा रहे थे, बम आकर उनके सर में मार दिया, क्या वो उड़ गए। बताइए इस तरीके की जो घटनाएं बंगाल में, तो ये दिखाता है। और जो उनके साथ जो जिस तरीके का हमने देखा, चाहे मुर्शिदाबाद था, चाहे किस तरह, सबसे ज्यादा जो हिंसा होती है महिलाओं के साथ होती है। अगर महिलाओं के साथ शारीरिक जो शोषण जो हुआ है, वो तो है ही अमानवीय, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति मारा गया है, उनका पति मारा गया है, तो वो भी उन पर ही अत्याचार है, क्योंकि वो सारा का सारा जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई है। तो सबसे ज्यादा शिकार महिला हो रही हैं, महिला मुख्यमंत्री के होते हुए। तो ये अपने आप में बड़ी अमानवीय स्थिति है, बड़ी शोचनीय स्थिति है। बंगाल सबके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रीय चिंता का विषय इसलिए भी है कि एक समय भारत का औद्योगिक केंद्र रहा राज्य,
आज हर मानक पर पिछड़ा हुआ है। और जब एक वहाँ पर मजबूत सरकार है, एक स्थायी सरकार है, तब इस तरीके का बंगाल है हम देख रहे हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है मतदाता भी समझते होंगे सब चीज़ों को, आने वाले चुनाव में बंगाल के भविष्य को। और जब तक हम भारत को संकल्प लेकर चल रहे हैं कि भाई 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो ये संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे सारे स्टेट्स भी उसमें योगदान देंगे, सारे स्टेट्स भी आगे बढ़ेंगे। हम विकसित राष्ट्र नहीं बन सकते तब तक जब तक कि बंगाल पिछड़ा रहेगा। तो बंगाल को भी खड़ा होना पड़ेगा, बंगाल को भी साथ मिलकर चलना होगा, बंगाल को भी विकास की राह पर ले जाना होगा। विकास की राह पर बंगाल तभी चलेगा जब वहाँ पर निवेश का माहौल बनेगा, जब वहाँ पर जो निवेशकों का विश्वास जगेगा और निवेश अनुकूल स्थितियां होंगी, निवेश अनुकूल नीतियां होंगी। तो ये जो सरकार है पिछले लगभग कह सकते हैं कि अब 15-14 सालों से, तो ये जो सरकार है मुझे लगता है कि शायद ये अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। मतदाताओं को निर्णय लेना होगा कि बंगाल के लिए क्या है। बंगाल के लोगों ने वामपंथियों को देख लिया, तृणमूलियों को देख लिया, अब आगे उनको देखना होगा कि अब आगे कौन नेतृत्व कर सकता है। बिल्कुल, तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।